हेलो स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे थे भारत के भूगोल में। हमने एक चैप्टर पढ़ लिया था, भारत की स्थिति और विस्तार। हम दूसरा चैप्टर पढ़ रहे थे, भारत के भौतिक स्वरूप, फिजिकल फीचर्स। इसको भौतिक प्रदेश भी बोलते हैं। हम चैप्टर क्या पढ़ रहे थे? भौतिक स्वरूप। फिजिकल फीचर्स। हम बात करें भारत के भौतिक स्वरूप में, हमने चर्चा ही की, हमने बात की थी उसमें भौतिक प्रदेशों को भूगोलवेत्ताओं के द्वारा कितने भागों में बांटा गया है, भारत के कितने टुकड़े किए गए हैं, उसको अध्ययन करने के लिए पर्वतीय क्षेत्र को अलग रखा गया है, प्रायद्वीपीय क्षेत्र अलग है, भारत का विशाल का मैदान अलग है, द्वीपीय क्षेत्र अलग है और तटीय क्षेत्र अलग है। कुल मिला के 5 भागों में बांटा गया है। 5 प्रकार से पढ़ा जाता है भारत के भूगोल को। तो उसमें हम उस पहले प्रकार की बात कर रहे थे जो उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र हैं। उसके अंदर उस उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र में हमने हिमालय के उस युग की बात की थी जहाँ पर उसका उत्थान हुआ था। जैसे हमने बात की थी कालों की, उस कालों में हमने देखा था कि सबसे पहले कैम्ब्रियन काल आया था, उसके बाद पैलियोजोइक जो काल आया था उसमें 4 काल आए थे, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी और क्वार्टनरी। जिसमें हमने प्राइमरी में 6 कालों को पढ़ा, उसके बाद में हमने सेकेंडरी में 3 कालें देखे, उसके बाद टर्सरी में हमने अपने हिमालय की उत्पत्ति का उत्थान देखा। वो उत्पत्ति का जो उत्थान हुआ था, उत्थान का मतलब होता है किसी स्थल भाग है, कोई भी स्थल भाग है, जैसे मान लो ये स्थल भाग है, इस स्थल भाग का ये भाग है, ये ऊपर उठ जाता है, ये वाला पार्ट है वो ऊपर की ओर उठ जाता है, ये वाला पार्ट। तो हम ये कहते हैं ये भाग ऊपर उठने का मतलब उत्थान हुआ। जैसे कोई भाग है, ये कोई भाग है, ये भाग ऐसे है, इस भाग का ये वाला जो सिरा है, यहाँ पर अगर ये धंस जाता है, यहाँ पे अगर धंस जाएगा तो इसको हम कहेंगे अवतलन। यहाँ पे उत्थान और ये अवतलन। तो हमने चर्चाएं की थी कि भारत के जो हिमालय पर्वत श्रेणी है उसका उत्थान हुआ था। भारत में जो पर्वत श्रेणी है उसका उत्थान हुआ। उत्थान कब हुआ? टर्सरी काल में हुआ। और टर्सरी काल में भी 3 बार हुआ है। सबसे पहले इयोसीन में हुआ, ठीक है, फिर मायोसीन में हुआ, फिर प्लायोसीन में हुआ। उसके अंदर काल तो 4-5 हैं, जैसे इयोसीन, शुरू में पैलियोसीन, उसके बाद इयोसीन, ओलिगोसीन, मायोसीन, प्लायोसीन, ऐसे काल हैं। लेकिन वहाँ पर जो अपने हिमालय का जो उत्थान हुआ था, उफ्लीमेंट हुआ था, जो उत्थान होता है उसको इंग्लिश में उफ्लीमेंट बोलते हैं। तो वो उत्थान कब हुआ? सबसे पहले हुआ इयोसीन में, उसके बाद उसमें और उत्थान हुआ और ऊपर उठा हिमालय, वो उठा मायोसीन में, फिर और ऊपर उठा तो वो उठा प्लायोसीन में। हमने क्वार्टनरी में 2 युग पढ़े थे। पहला पढ़ा था प्लीस्टोसीन जो 1 लाख से 10,000 वर्ष पहले तक था, और उसके बाद में हमने पढ़ा था होलोसीन जो 10,000 वर्ष पूर्व से अब तक चला आ रहा है। अब भी होलोसीन ही चल रहा है। तो ये अपने भूगोल में कुछ युग थे, वो युग आप याद रख लीजिएगा। यहाँ पे जो अपना हिमालय जो पर्वत है, उस
पर्वत की जो उत्पत्ति हुई थी वो उत्पत्ति 2-3 कारणों से हुई। तो इस टॉपिक को हमें समझ के पढ़ना है और एक एक पॉइंट को अगर समझ में नहीं आए अपनी बुक से पढ़ो, वीडियो को देखो और इसमें से नोट्स बनाने की कोशिश करना। यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं हिमालय की उत्पत्ति, और हिमालय की उत्पत्ति पढ़ने से पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि भारत आया कहाँ से, और भारत आया है तो इसमें हिमालय बना कैसे, और हिमालय किन किन कारणों से बना है और वहाँ पे ही क्यों बना। ये सारी चीज़ें हम इस कॉन्सेप्ट के माध्यम से देखेंगे। आप ध्यान से इस वीडियो को देखना, क्योंकि ये अगर आपके उत्पत्ति वाला टॉपिक समझ में आ गया तो हिमालय के बाद में आपके और भी पर्वत श्रेणियाँ होंगी। जैसे हिमालय का जो निर्माण हुआ था वैसे ही टेथिस सागर में और भी पर्वत श्रेणियाँ, जिसमें आल्प्स है, दिनारिक आल्प्स है, पोंटिक है, कार्पेथियन है, अल्बर्ट्स है। तो वो पर्वत श्रेणियाँ जो हैं वो भी सेम हिमालय की जो उत्पत्ति हुई थी वैसे ही उस पर्वत श्रेणियों की उत्पत्ति हुई है। तो हमें इसके बारे में डिटेल से देखना है। सबसे पहले हम चर्चा करें इसकी कि भारत आया कहाँ से इस पूरे पृथ्वी पर। सबसे पहले हम मानते हैं जैसे ये ग्लोब है, इस ग्लोब पे संपूर्ण भाग है वो एक जगह था। संपूर्ण भाग का मतलब हम जो महाद्वीपों की चर्चाएं कर रहे हैं वो महाद्वीप पूरा एक था, और उस महाद्वीप को पेंजिया कहते हैं। जैसे आप एक पत्थर ले लीजिए और किसी गोले में, जैसे यहाँ पे आप एक पत्थर को यहाँ पे रख दिया, ये वाला पत्थर है, इस पत्थर को पहले पेंजिया कहते हैं। इस पेंजिया में अगर दरार पड़ेगी तो इसके टुकड़े हो जाएंगे। आप किसी पत्थर को चोट मारोगे तो वो पत्थर टुकड़ों में टूटकर अलग अलग दिशाओं में चला जाएगा। जैसे हमने फर्स्ट ईयर क्लास में वहाँ पे पढ़ा था पृथ्वी की आंतरिक संरचना, वहाँ पर हमने 3 परतें पढ़ी थी पृथ्वी की। तो वहाँ पे हमने देखा था कि ऊपर की जो परत थी सियाल वाली और नीचे की जो परत थी सीमा वाली, उसमें सबसे ज़्यादा घनत्व दोनों परतों में सीमा का था। उसमें से अगर ज़्यादा घनत्व होगा तो कम घनत्व वाले जो पत्थर हैं या कोई भी साधन हो, कोई भी सामान हो, वो भारी चीज़ पे ऊपर तैरता हुआ नज़र आएगा, उसमें डूबेगा नहीं वो। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना में सीमा का घनत्व ज़्यादा है और सियाल का घनत्व कम है। सियाल कहाँ से आई? पृथ्वी जब बनी थी तो जो सूर्य का जो मैग्मा था वो ठंडा होकर ऊपर की जो परत है वो टाइट हो गई, जम गई और पत्थर जैसे चट्टानों का रूप ले लिया। आज भी हम अगर पृथ्वी के आंतरिक भाग में देखें तो सूर्य का जो लावा है वो पृथ्वी के आंतरिक भाग में आज भी हमें देखने को मिलता है। कोर वाले पार्ट में वहाँ पे इतना ज़्यादा टेम्परेचर है कि कोई चट्टान वहाँ पे कठोर रूप ले ही नहीं सकती, वो पिघली हुई मिलती है। तो यहाँ पे हम देखें, यहाँ पूरे महाद्वीपों की चर्चाएं करें तो संपूर्ण जो महाद्वीप थे, जिसमें 7 महाद्वीपों की आज हम बात कर रहे हैं, वो 7 महाद्वीप और द्वीपीय क्षेत्र सभी एक साथ जुड़े हुए थे। और उसमें यहाँ पे टूटन हुई, यहाँ इनमें टूटन हुई और ये उस मैग्मा पे तैरते हुए चारों दिशाओं में यहाँ पे चले गए। इनमें कैसे संचलन हुआ, किस तरफ संचलन हुआ, वो अलग बात है। वहाँ पे 2 कारण बनते हैं। एक तो केंद्र अपसारी बल होता है, यानी केंद्र से दूर जाते हैं। एक गुरुत्वाकर्षण होता है जिसमें एक दूसरे की ओर खींचे चले आते हैं। तो यहाँ पे हम बात करें पृथ्वी के आंतरिक भाग में, तो यहाँ पे केंद्रीय अपसरण बल लगा था, यानी केंद्र से बाहर की ओर गए थे। यहाँ पे जो बल लगा था वो केंद्रीय अपसरण बल लगा था, जिसमें से उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका और यहाँ पे यूरेशियन और अफ्रीकन प्लेट एक दूसरे से दूर गई। और जैसे ही यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण की हम बात करें तो ऊपर यूरेशियन प्लेट और अफ्रीकन प्लेट हैं, दोनों आपस में एक दूसरे की तरफ खींची चली आई। तो यहाँ पे 2 बल काम करते हैं, उनके बारे में हम डिटेल में बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमें ये जानना है कि भारत आया कहाँ से है। इसमें जो हिमालय हम पढ़ रहे हैं उस हिमालय की जड़ क्या है,
हम अगर यहाँ से अगर डायरेक्ट हिमालय पढ़ने लग गए तो हमें पता ही नहीं चलेगा हिमालय बना कहाँ से। हम देख लेंगे हिमालय 4 प्रकारों भागों में बंटा हुआ है। हिमालय पश्चिम से पूरब में है, ये तो आप बुक्स में भी देख सकते हो। इसकी लंबाई कितनी है, इसकी चौड़ाई कितनी है, कौन कौन से राज्यों में है, ये तो आप साधारण से समझ सकते हो। लेकिन इसका कॉन्सेप्ट आपको अगर आ गया तो आप कभी नहीं भूलोगे। हिमालय की आपको लंबाई भी आपको पता चल जाएगी और हिमालय का आपका विस्तार भी आपको पता चल जाएगी, कौन कौन से देशों में है और यहाँ पे इसकी कैसी स्थिति है। तो आपको ये देखना है कि हिमालय आया कहाँ से। तो इस भाग में हम देखें, इस भाग में इस पेंजिया का, ये क्या था, पेंजिया था। इसके चारों तरफ ये जो भाग दिख रहा है, इस भाग को यहाँ पे पेंथालासा कहते हैं। क्या कहते हैं, पेंथालासा कहते हैं। इस भाग को कहते हैं पेंथालासा। देखो एक बार समझना, आप लिखने की कोशिश मत करना साथ साथ में। अगर आपको दोबारा वीडियो देखो तो उस टाइम में आप इसको लिख लेना, एक साथ आप लिखोगे और इसको समझोगे। एक बार एक ही काम करना, या तो आप पहले लिखते चले जाओ दोबारा इसको समझ लेना, या आप पहले समझो उसके बाद लिख लेना। तो इसमें हम देखते हैं कि यहाँ पे जो पेंथालासा है, ये वाला पेंथालासा क्या था, इसके चारों तरफ जो जल था, इस महाद्वीप के चारों तरफ जो पानी था, उस पानी को हम पेंथालासा कहते हैं। और जो बीच का भाग है, चट्टानी रूप में जो भाग था, स्थल रूप में जो भाग था, उसको पहले पेंजिया कहा जाता था, पेंजिया कहा जाता था। आया समझ में। यहाँ पर इस भाग को अगर टूटन हुई तो इसके मध्य से, यहाँ से इस भाग से एक बीच में जगह गैप बन गया। जब टूटन हुई, एक दूसरे से दूर गए तो बीच में जगह बन गई, और उस जगह को, यहाँ पे जो जगह बनी है ये वाली, इन महाद्वीपों के मध्य से ये जो जगह बनी थी, इस जगह को यहाँ पे कहा जाता है टेथिस सागर। इसको क्या कहते हैं, टेथिस सागर। टेथिस सागर कहते हैं इसको। अब देखिएगा, हम जो बातें कर रहे हैं ये अपने हिमालय की जो उत्पत्ति पढ़ेंगे, ये सारे नाम वहाँ पे आएंगे। आपको ये समझना है ये है क्या। अगर आपको उस टाइम में कहूँगा टेथिस सागर तो आपको समझ में नहीं आएगा कि टेथिस सागर है कहाँ, अपने भारत के पास तो है ही नहीं। तो आपको इसको समझना पड़ेगा। यहाँ की हम बात कर रहे हैं टेथिस सागर कहाँ आया, जब इन महाद्वीपों की टूटन हुई तो एक दूसरे से दूर गए, बीच में जो गैप बना, ये जो गैप बना, इस गैप में जो पेंथालासा का पानी था वो पानी इसमें आ गया, ये क्या बन गया, सागर बन गया। जब टूटन हुई तो ये 2 खंडों में टूट गया, एक खंड तो ऊपर की ओर, एक खंड नीचे की ओर, और बीच से जो जगह बची, जो गैप हुआ, उसमें पेंथालासा का पानी आ गया, तो वो क्या बन गया, सागर बन गया। उस जगह को टेथिस बोलते हैं और उस पानी को सागर कहते हैं। तो यहाँ पर ये टेथिस सागर बन गया। ऊपर एक जो पार्ट था महाद्वीप, इसको अंगारा लैंड कहते हैं, और जो नीचे वाला था इसको गोंडवाना लैंड कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, अंगारा लैंड। और इसको कहते हैं गोंडवाना लैंड। देखिए दोनों बातें आपको समझ में आ गई होगी, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया है। यानी कि हमने 5 बातें की हैं इसके अंदर, यानी पूरी पृथ्वी को हम एक साथ लें तो उसके अंदर शुरू में यहाँ से करोड़ों साल पहले जो अब चल रहा है, इससे करोड़ों साल पहले की बात करें, जब कैम्ब्रियन काल था, उस टाइम से हम चर्चाएं कर रहे हैं इसकी। उस टाइम में ये क्या था, एक पेंजिया के रूप में पूरा महाद्वीप एक जगह था, और उसके चारों तरफ जो पानी था वो पानी पेंथालासा कहलाता है। जब इसमें महाद्वीप में टूटन हुई तो 2 टुकड़ों में टूट गया। ऊपर वाला टुकड़ा यहाँ पे अंगारा लैंड बन गया और नीचे वाला गोंडवाना लैंड बन गया, और बीच में जो पट्टी बनी है उसमें जो पानी आया था उसको हमने टेथिस सागर कह दिया। ये 5 बातें हमने इसमें देख ली। अब हमें पता चल गया कि यहाँ पे 2 टुकड़े हुए थे। अब देखो, इसको ध्यान से देखना, यहाँ पे जो अंगारा लैंड था, जो ये ऊपर वाला भाग था, इसमें भी टूटन हुई। इसमें से 2 टूटन हुई, एक तो यहाँ यूरेशियन खंड,
यूरेशियन जिसमें यूरोप, आज का यूरोप है और एशिया है। और यहाँ पर दूसरा जो टुकड़ा था वो उत्तरी अमेरिका बन गया। ठीक है, यानी कि हम जो चर्चाएं कर रहे हैं 0 डिग्री रेखा के ऊपर वाली, जिसमें उत्तरी अमेरिका भी है और इसमें यूरोप भी है और एशिया भी है। एशिया और यूरोप दोनों खंड आज भी एक जगह जुड़े हुए हैं, दोनों अलग नहीं हैं। दोनों के बीच में एक पर्वत श्रृंखला है, उस यूराल पर्वत श्रृंखला से हम इधर वाला यूरोप कह देते हैं और इधर वाला एशिया महाद्वीप कह देते हैं। तो यहाँ पे ये जो 2 टुकड़े हुए थे, अंगारा लैंड की हम चर्चाएं कर रहे हैं। ये अंगारा लैंड का जो पार्ट है ऊपर वाला, टेथिस सागर के ऊपर, जिसमें से 2 टुकड़े हैं, एक तो उत्तरी अमेरिका वाला और एक यूरेशियन वाला। यूरेशियन का मतलब समझ गए, यूरेशियन ये नाम हम ले रहे हैं यूरेशियन। तो यूरेशियन का मतलब इसमें आपको 2 नाम नज़र नहीं आ रहे क्या? इसके अंदर आपको यूरोप भी दिख रहा है और एशिया भी दिख रहा है। तो दोनों को कंबाइंड क्या कहते हैं? यूरेशियन। क्योंकि हम यूरेशियन इसलिए कहते हैं कि हम प्लेट की बात कर रहे हैं। प्लेट यानी एक पूरे टुकड़े की बात करें तो पूरा टुकड़ा यूरेशियन का हो गया। फिर नीचे की हम बात करें तो यहाँ पे 2 टुकड़े हुए थे। ठीक है, इधर वाला दक्षिण अमेरिका वाला टुकड़ा बना। यहाँ पे एक टुकड़ा और हुआ इसका, ये नीचे वाला, ये नीचे की तरफ किसे गया? इसको हम आज का अंटार्कटिका महाद्वीप कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये जो पार्ट दिख रहा है आपको, ऐसा पार्ट दिख रहा है ये वाला, ये जो पार्ट दिख रहा है ये वाला, बड़ा करके हम दिखा दिया यहाँ पे। तो इसमें भी टूटन हुई, इसमें ऐसे टूटन हुई जिसमें से ये भाग है ये अलग हो गया और ये भाग है वो अलग हो गया। ये वाला यहाँ भाग है वो अलग हो गया। इसके दक्षिण में जो भाग था ये वाला, ये भाग अलग हो गया। यहाँ पे इतनी टूटन हुई कि यहाँ पे 4-5 टुकड़ों में टूट गया। ये तो अफ्रीका महाद्वीप बन गया। ये टुकड़ा क्या बन गया? अफ्रीका महाद्वीप, जो कि उत्तर की ओर जा कर के यहाँ पर इससे टकराया। ऊपर कौन सी प्लेट थी? यूरेशियन प्लेट थी। यहाँ पर ये जो टुकड़ा था ये आला अपना वाला भारत बन गया। देखो भारत कहाँ से आया? पहले भारत कहाँ था? पहले भारत आज की जो भूमध्य रेखा है, 0 डिग्री रेखा है, उससे दक्षिण में था। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, देखो इसको ऐसे समझ लो इसको, ये जो भारत आज का ये जो भारत है, ये भारत पहले यहाँ से गया हुआ है, इस भाग से गया हुआ है। ये जो भारत का जो भाग दिख रहा आपको, ये भाग ऐसा यहाँ पे जुड़ा हुआ पहले नहीं था। ये भाग पहले यहाँ पर था, दक्षिण जो अफ्रीका है इससे लगा हुआ था। यहाँ पे ये ऐसा भाग था, तो ये तो ऑस्ट्रेलिया बन गया, ये इधर के चला गया। ये भाग उत्तर की ओर, एशिया की ओर आगे जा कर के कौन सी प्लेट से टकराया? यूरेशियन प्लेट से, यानी यूरोप और एशिया वाला भाग है, इससे टकराया। तो यहाँ से भारत निकला हुआ है। भारत पहले यहाँ देखो ये 0 डिग्री रेखा है। कौन सी रेखा है? 0 डिग्री। इस 0 डिग्री के दक्षिण में था पहले, और आज भारत कहाँ पर है? इसके उत्तर में है। तो भारत का संचलन हुआ। भारत यहाँ पे तैरता हुआ आगे की ओर निकला। तैरा कहाँ पे? सीमा के परत पे। सियाली तो है भारत, यानी ऊपर की जो क्रस्ट है, जो चट्टानी रूप है, उसको हम सियाल बोलते हैं। और वो किस पे तैर रहा है? वो सीमा पे तैर रहा है। ठीक है, वो बातें अलग है कि इसमें मतभेद है सिद्धांतों में कि सीमा पे सियाल तैर रही है तो इसमें रुकावट कैसे आई, और ये तो हल्की है ये तो तैरती रहेंगी, वो बातें अलग हैं, वो मतभेद अलग हैं विद्वानों के। लेकिन हम साधारण रूप में ये पढ़ते हैं कि भारत का संचलन उत्तर पूर्व की ओर हुआ, और वो आज जो भूमध्य रेखा है उसके उत्तर में है। पहले ये दक्षिण में था और आज ये उत्तर में है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि भारत कहाँ से आया। तो भारत कहाँ से आया? 0 डिग्री के दक्षिण से आया। और वो भाग कौन सा था? गोंडवाना लैंड। आपको समझ में आ गया होगा कि भारत की भूमि को गोंडवाना लैंड क्यों कहा जाता है। प्रायद्वीपीय भारत में आप जब भी कोयले की चट्टानें पढ़ते हैं, जब कोयला पढ़ते हैं, पेट्रोलियम पढ़ते हैं, तो आपको सुनने को मिलता ही होगा कि गोंडवाना लैंड काल का कोयला और टर्सरी काल का भी कोयला,
यानी टर्सरी का बाद में बना है, और जो गोंडवाना लैंड के टाइम से बना था वो कोयला उत्तम होता है। जो झारखंड की बेल्ट है उस बेल्ट में जो कोयला मिलता है वो गोंडवाना काल का है, यानी कि वो पहले की जो वनस्पति थी वो दब करके जो कोयला बना था उसमें जो कार्बन की मात्रा वो ज़्यादा है और उसमें जो जलवाष्प की जो मात्रा थी वो कम है। अगर टर्सरी काल में बाद में बना है, जब टर्सरी काल है आया, जो नवीनतम काल आया जब हिमालय बना, उस टाइम में अगर कोई कोयला वनस्पति दबी है, वो कैसे दबी वो भी हम चर्चाएं कर लेंगे, यानी किस भूसन्नति में दबी, भूसन्नति क्या है उसके बारे में हम चर्चाएं करेंगे। तो इसके अंदर जो कोयला बना उसके अंदर क्या हुआ, जलवाष्प है अभी भी, क्योंकि वो तो नवीनतम है, उसका जलवाष्प पूर्ण तरह से ख़त्म नहीं हुआ, उसमें नमी आज भी है। अगर जो निम्न श्रेणी का कोयला होगा तो उसके अंदर नमी है, इसलिए वो निम्न श्रेणी का है क्योंकि वो धुआं देता है, और जो उत्तम श्रेणी का कोयला होता है वो धुआं नहीं देता क्योंकि उसमें कार्बन की मात्रा ज़्यादा होती है, यानी उसकी राख भी कम होती है। तो ये चर्चाएं हम इसके आगे जब टॉपिक आएगा उसमें कर लेंगे, लेकिन हम समझने को ये है कि अपना जो भारत का खंड है, जो प्रायद्वीपीय खंड है, वो खंड कहाँ से आया, गोंडवाना लैंड का काल है। तो याद रह जाएगा, प्रायद्वीपीय जो भाग है अपना वो गोंडवाना लैंड का भाग है, ठीक है। तो यहाँ गोंडवाना लैंड का जो पार्ट है वो यहाँ से गया हुआ है, यानी कि इस जो टुकड़े से अपना भारत उत्तर की ओर गया है, इस टुकड़े से अपना भारत इधर गया है, तो यहाँ पे जब भी ये आगे जा कर के टकराया यूरेशियन प्लेट से, तो वहाँ पर ये पर्वत श्रेणी बनी। वो कैसे बनी उसकी हम चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। तो आपको ये चीज़ तो आपको समझ में आ गई होगी। हमने इसकी चर्चाएं क्या की, आपने टेथी सागर पढ़ा, आपने यहाँ पे पेंजिया पढ़ा, आपने पेंथालासा पढ़ा, आपने गोंडवाना लैंड देखा और अंगारा लैंड देखा, ठीक है। तो हमने बात की गोंडवाना लैंड की, तो हम भारत का भाग को क्या कहेंगे, गोंडवाना लैंड का हिस्सा। आ गया समझ में इतनी बातें। तो आगे हम इसकी चर्चा कर रहे हैं कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि भारत आया कहाँ से, और भारत की जो संचलन की आज भी जो दिशा है वो यही दिशा है, जो आगे प्लेट है उस प्लेट से टकरा रहा है। जैसे यहाँ पे यूरेशियन प्लेट है, ये भारत की प्लेट है, भारत की प्लेट आगे जा कर के इससे टकराई, किससे टकराई, यूरेशियन प्लेट से, और ये क्या है, भारत का गोंडवाना लैंड वाला क्षेत्र। तो ये आगे जा कर के टकराया, टकराने से यहाँ पे इसमें टकराहट से ये तिरछा हो गया, और तिरछा होने से जो आज भारत का जो ढाल है, आपने भारत का ढाल देखा है, तो भारत का ढाल ऐसे है, जब भारत इससे जाकर टकराया तो तिरछा हो गया, और तिरछा होने से इसके ढाल किधर हो गया, पूरब की तरफ हो गया। तो हम ये सारी चीज़ें इसमें पढ़ लेंगे, ठीक है। तो हम अब देखते हैं इसकी उत्पत्ति, किसकी उत्पत्ति, हिमालय की उत्पत्ति। देखो हिमालय की उत्पत्ति है वो दो कारणों से हुई मानी जाती है। कई विद्वान ये कहते हैं कि ये कारण है, कई विद्वान कहते हैं ये कारण है, यानी दोनों कारण हैं, दो कारण हैं, विद्वान आपस में लड़ते रहते हैं कि इसका कारण ये है, इसका कारण ये है। फिर क्या किया, सबका मिला करके दोनों ही कारण बुक्स में रख दिए गए। तो इसमें हमें हिमालय की उत्पत्ति दोनों से होती है, लेकिन दोनों कारण अपने को पढ़ने पड़ेंगे। तो आपको ये बातें आपको समझ में आ गई होगी। इसमें हम देखते हैं, इसी को आगे बढ़ाते हुए भारत में हिमालय किन किन देशों में है वो तो हम बाद में देख लेंगे। इसके अंदर हम इसके टुकड़े कर लेते हैं। इसके किसके टुकड़े करेंगे, हिमालय के करेंगे। हिमालय दो तरीके से हुआ, एक तो भूसन्नति से बना हुआ है और एक प्लेट विवर्तनिकी से बना हुआ है। हम चर्चाएं करते हैं भूसन्नति की, इसको समझ लीजिएगा एक बार। भूसन्नति ये वर्ड है, ये वर्ड बहुत ही उत्तम है, क्योंकि भूसन्नति से ही कोबर महोदय ने जो सिद्धांत दिया था, पर्वत निर्माण का जो सिद्धांत दिया था, उसमें पर्वतों की उत्पत्ति कैसे होती है ये सारी बातें इस सिद्धांत में बताई गई है। भूसन्नति होती है प्याले नुमा आकृति, यानी जो बेसिन नुमा आकृति होती है, ये प्याले नुमा आकृति, ये जो है हम बात कर रहे हैं, ध्यान से समझ लीजिएगा। ये भूसन्नति है,
इसकी आकृति ऐसी होती है, यानी जो प्याले नुमा आकृति होती है इसको हम क्या कहते हैं, भूसन्नति कहते हैं। हम चर्चाएं की थी टेथिस महासागर की। हमने कब की थी कि जब हमने पेंजिया और पेंथालासा पढ़ा, उस टाइम में अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड अलग हुए थे। उसके मध्य में जो सागर बना था वो सागर यहाँ पे क्या है, भूसन्नति है। वहाँ पे क्या है, ये भूसन्नति। जब यहाँ से अगर हम बात करें, ये वाला पार्ट ये अंगारा लैंड है और ये गोंडवाना लैंड है, ये जो बीच में है भाग ये क्या बन गया था, भूसन्नति बन गई थी। आप सोचो उस टाइम में भी वर्षा होती होगी, उस टाइम में भी आंधी चक्रवात सब आते होंगे, उस टाइम में जो पानी वहाँ पे बरसात के रूप में होता था वो पानी ऐसा तो है नहीं कि ज़मीन में वहाँ पे गिरते ही चला गया, वो भी एक नाले के रूप में चलता होगा। हम बात करेंगे नदी की, हम बात नदी की कर रहे हैं। नदी एक ऐसा समूह है, ऐसा अपवाद तंत्र होता है कि अगर उसको थोड़ा सा भी ढाल मिल जाए तो वो अपने ढाल की तरफ चलने लग जाती है। आप कभी भी देखना, आपके घर में कोई मेज़ है, उस मेज़ पर आप यहाँ पे उस मेज़ के ऊपर आप क्या करो, एक गिलास रख दो पानी का, और वो पानी आपसे गलती से वहाँ गिर जाए। अगर आपकी मेज़ बिल्कुल लेवल में है और एकदम समतल है तो वो पानी गिलास का जो गिरा है वो उस मेज़ से या टेबल से नीचे नहीं गिरेगा। अगर उसमें थोड़ा सा भी ढाल हुआ वो पानी ढाल की तरफ चला जाएगा। आप अपने घर में देखते हो, जब आप अपने गंदे नाले को बनाते हो तो गंदा नाला जो बनता है वो ढाल की तरफ पानी जाता है, उसका पानी किधर जाएगा, ढाल की तरफ जाएगा। तो हम यहाँ महाद्वीप की बात करें तो महाद्वीप में हम बात करें यहाँ पे, तो इस भाग में पर्वतीय क्षेत्र में अगर पानी वर्षा हो रही है, वो पानी वर्षा ऊपर का जो पानी इकट्ठा होकर के एक नाले के रूप में चला जाएगा। यहाँ से नाले ढाल के अनुसार पठार पे आएगा, मैदान पे आएगा, फिर समुद्र में चला जाएगा। समुद्र में क्यों चला जाएगा, क्योंकि निचला तल क्या है, समुद्र। ढाल के अनुसार लास्ट जो इसका सिरा वो क्या है, समुद्र है। इसलिए सभी नदियाँ कहाँ जाती हैं, समुद्र में जाती हैं। तो अपने ढाल के अनुसार बहती हैं वो नदियाँ। तो यहाँ पे हम बात करें इस भाग की, तो यहाँ पे जो नदियाँ आती थी वो नदियाँ कहाँ जाएगी, इस सागर में जाएगी। यहाँ से जो नदियाँ हैं इसका ढाल अगर यहाँ इधर है तो इधर वाली नदियाँ किस में आएंगी, तैतीस सागर में आएंगी। यहाँ पे हम बात करें अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड की, तो इसकी नदी भी किस में आएगी, यहाँ सागर में आएगी, और इसकी नदी भी कहाँ आएगी, सागर में आएगी। तो दोनों नदियाँ जब चलती हैं तो दोनों आप अपने साथ में जब पानी का वेग तीव्र हो तो वो चट्टानों को तोड़ता हुआ वहाँ से उसको उखाड़ता हुआ साथ लेकर चला जाएगा। और लास्ट में जब नदी जहाँ समुद्र में मिलती है तो अपने साथ जो चट्टानी टुकड़े जो अवसाद लेकर के चलती है वो वहाँ पे छोड़ देगी। आप बताओ, अगर कोई नदी आप अपने साथ में अवसाद लेकर चलेगी, वो अवसाद लास्ट में जहाँ गिराएगी तो वो समुद्र का जो तली है, मान लो इसकी ये तली है, इधर से अंगारा लैंड वाला पार्ट है, इधर गोंडवाना लैंड का पार्ट है। यहाँ से कोई नदी आई वो अवसाद लेकर के आएगी तो ये पानी से भरा हुआ है जैसे, ठीक है। यहाँ पे ध्यान से देखना है इस चीज़ को, क्योंकि ये समझ में नहीं आई तो आपको उत्पत्ति नहीं समझ में आएगी। तो यहाँ पे अगर ये अवसाद जाकर के इस तली वाले भाग में, ये क्या है, इस सागर की तली है, ये इसका पेंदा है, इसका नीचे का पेंदा है ये। तो यहाँ पर ये जो अवसाद आया वो अवसाद यहाँ पे क्या हो गया, जमा हो गया। जब ये अवसाद धीरे धीरे यहाँ पे जमता गया, इधर से भी आया और धीरे धीरे ये जमता चला गया। यहाँ पे एक बात बताइए, अगर आपको कोई पॉलीथीन दे और ये पॉलीथीन को दोनों हिस्से से ऐसे पकड़ा दे और उसको आप इधर से भी उसमें मिट्टी डालो, उधर से भी आप मिट्टी डालोगे, तो दोनों तरफ से आप पकड़ के रखा है, इसको जकड़ के रखा है, ठीक है। आप अपने हिसाब से शक्ति लगा रखी है। अब इधर दोनों तरफ से अगर उसमें समान जाएगा
तो आपके हाथ दोनों आपस में आमने सामने संपीड़न होगा, यानी एक दूसरे की तरफ खींचते चले जाएंगे। क्यों खींचेंगे एक दूसरे की तरफ? क्योंकि वहाँ पे जो भार होगा वो भार नीचे की तरफ जाएगा। यहाँ पे अगर भार होगा वो भार क्या जाएगा? नीचे की तरफ जाएगा, और नीचे की तरफ जाएगा तो ये किनारा एक दूसरे की तरफ क्या होंगे? खिसकेंगे। क्यों खिसकेंगे? क्योंकि यहाँ भार बढ़ रहा है, वज़न बढ़ रहा है। वज़न बढ़ने के कारण ये किनारे क्या होते हैं? एक दूसरे की तरफ खींचते हैं। अगर कई लाखों साल के बाद में ये भूसन्नति है वो भर जाती है, यहाँ पे जब भूसन्नति बढ़ जाएगी तो इसका दबाव क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, और बढ़ जाएगा इसका मतलब दोनों किनारे एक दूसरे की तरफ टकराएंगे, यानी इसमें क्या होगा? संचलन होगा। संचलन के कारण दोनों एक दूसरे की तरफ अभिसरण करेंगे। और अभिसरण कैसे करेंगे? क्षैतिजीय रूप में। क्षैतिजीय रूप का मतलब होता है धरातल के समानांतर, यानी कि हॉरिजेंटल। क्षैतिजीय क्या बोलते हैं? हॉरिजेंटल। और अभिसरण और अपसरण दो शब्द होते हैं। अभिसरण का मतलब एक दूसरे की तरफ आना, और अपसरण एक दूसरे से दूर जाना, यानी कि कन्वर्जन अभिसरण होता है, डाइवर्जन अपसरण होता है। तो यहाँ पे हम बात करें, दोनों वर्ड को याद रख लेना। यहाँ पे अभिसरण होता है, एक होता है अपसरण। यहाँ पर अभिसरण का मतलब एक दूसरे की तरफ आना, ये तो क्या हो गया? अभिसरण हो गया। अपसरण का मतलब क्या है? यहाँ पर एक दूसरे की से दूर चले जाना। ये कोई लाइन है तो एक दूसरे से दूर जाएगा, तो उसको कहते हैं यहाँ पे डाइवर्जन या अपसरण। यहाँ पे दो शब्द आते हैं, एक आता है क्षैतिजीय, एक आता है यहाँ पे लंबवत। इंग्लिश में याद रखो तो इसको बोलते हैं हॉरिजेंटल, इसको बोलते हैं वर्टिकल, और ये क्या होता है? हॉरिजेंटल। तो यहाँ पे क्षैतिज का मतलब होता है धरातल के समानांतर, और लंबवत वर्टिकल का मतलब होता है धरातल के समकोण पर। यानी कि हम धरातल की बात करें तो ये तो क्या हो गया? क्षैतिजीय अभिसरण, ठीक है, ये क्या हो गया? क्षैतिजीय अभिसरण। और अगर ये चीज़ें हम ऐसे देखें तो ये चीज़ें जो होती हैं ये क्या होती हैं? लंबवत होती हैं, क्योंकि ये धरातल है, धरातल के क्या ही समकोण पर हैं, तो इसको बोलते हैं वर्टिकल। तो आपको दोनों शब्द याद हो गए होंगे। क्षैतिजीय का मतलब होता है धरातल के समानांतर, और लंबवत का मतलब होता है धरातल के लंबवत या समकोण पर। यानी खड़ी लाइन को क्या बोलेंगे? हम लंबवत बोलते हैं, और जो पड़ी हुई आडी लाइन है उसको हम क्या बोलेंगे? क्षैतिजीय बोलेंगे। तो आपको क्षैतिजीय और लंबवत याद होना चाहिए, क्योंकि हम जब भी इस सिद्धांत की बात करेंगे तो उसमें ये टर्म्स काम मिलेंगे, जो ये वर्ड हैं वो काम मिलेंगे। हम कहेंगे क्षैतिजीय अभिसरण तो आपको समझ में आना चाहिए कि धरातल के समानांतर एक दूसरे की तरफ चले आ रहे हैं। तो यहाँ पे अभिसरण का मतलब क्या है? एक दूसरे की तरफ आना, और अपसरण का मतलब क्या है? एक दूसरे से दूर जाना। क्षैतिज का मतलब धरातल के समानांतर। तो यहाँ पे इस भूसन्नति की हम बात करें तो यहाँ पे जब इसमें संचलन होगा, यानी इसके दो संपीड़न होगा। संपीड़न का मतलब एक दूसरे की तरफ खींचे चले आना, संपीड़न को एक दूसरे की तरफ खिंचाव होता है। तो यहाँ पे ये क्या है? संपीड़न है, तो दोनों का आपस में संपीड़न होगा। तो आप बताइए कि यहाँ पे जो अवसाद जमा था, जो ये मलबा जमा था, वो कहाँ जाएगा? ये तो पूरा का पूरा अवसाद से भरा हुआ है, ये तो क्या हुआ है? भरा हुआ है। इसमें वजन हुआ और ये तली नीचे धंसी, इसमें क्या हुआ? अवतलन हुआ। हमने दो बातें की थी, उपलीमेंट बात की थी हमने, यानी उत्थान की बात की। उत्थान तो ऊपर उठना और अवतलन का नीचे धंसना। तो यहाँ पे जब क्षैतिजीय अभिसरण होता है तो यहाँ पे इसका दबाव नीचे की ओर है ही, तो यहाँ पे ये दबाव होगा, दोनों तरफ से आपस में खिंचाव होगा, अभिसरण होगा। तो यहाँ पे जो मलबा है वो मलबा ऊपर की ओर निकलेगा। ये क्या होगा? ऊपर की ओर निकलेगा। जहाँ पे नहीं निकलेगा वो भाग ऐसा रह जाएगा, और यहाँ पे निकला वहाँ पे ये वलन पड़ जाएंगे। वलन क्या होते हैं? ऊपर नीचे का भाग होता है, वलन बोलते हैं इसको, ठीक है। यहाँ पर
इस भाग में जो ये ऊपर उठा हुआ मलबा है, ये लाखों साल के बाद में होते हैं। ये प्रक्रिया एक दिन में नहीं होती, हज़ारों सालों में नहीं होती, लाखों सालें लग जाते हैं, इसमें करोड़ भी लग जाते हैं। तो यहाँ पे जो ये ऊपर उठी हुई जो आपको वलन दिख रहे हैं, इन वलनों को ही हम पर्वतीय क्षेत्र बोलते हैं। अपना जो हिमालय है वो भी ऐसे बना हुआ है, उसके उत्तर में जो क्युनलुन पर्वत श्रेणी है वो भी ऐसे बनी हुई है। वो कैसे बनी है वो हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। आपको जो पढ़ाया है इसको आप पढ़ लेना और आप इसको वापस रिवीजन करना, और जो जो बातें मैंने बताई हैं उनको अपनी नोटबुक में लिखते चले जाना। ठीक है, थैंक यू।